Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है Let's Crack UPSC CSE की चैनल के ऊपर। हम लोग ने NCERT शुरू की थी। पिछले क्लास के अंदर हमने स्टैंडर्ड 12th की NCERT के तहत आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ाने की कोशिश की थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बदलाव हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है, टाउन्स का निर्माण हो रहा है। आज का हमारा जो सेशन रहेगा उसके अंदर भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ फर्दर इवोल्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया टुक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, और इकोनॉमी के तहत ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होता था, कॉइन्स कैसे इशू किए गए, गिल्ड्स का क्या रोल प्ले है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे सर, है ना। तो हमने ये जो सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर का नाम है द पीरियड बिटवीन समवेयर 600 सी टू 600 सी सर, है ना। तो बीसी से लेके सी तक का जो पीरियड है, मतलब 1200 साल का जो इतिहास है, ये 1200 साल के इतिहास को हम लोग पिछले क्लासेस के अंदर डिस्कस कर रहे थे और आपको बता रहा था कि किस किस प्रकार के बदलाव यहाँ पे होते हैं। एज ऑलवेज आपको भी जानकारी होगी कि मैं आपको क्रोनोलॉजी के बेसिस के ऊपर हमेशा रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि रिवीजन इज द की एंड कंसिस्टेंसी। दो ही चीज आपको यूपीएससी में चाहिए होती है ऑनेस्टली। आप अगर फाउंडेशन के अंदर रिवाइज करते रहोगे तो जब अप्लाइड लर्निंग के क्वेश्चन आएंगे, व्हेन यू विल बी गोइंग इनटू द डिटेल्स, तो आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे और वो टॉपिक्स को समझ भी पाओगे अच्छी तरह से। तो हिस्ट्री के अंदर अलग अलग सोर्सेज थे। एक तो था स्टोन एज, जो सबसे पुराना है, और स्टोन एज की जब हम लोग बात करेंगे तो वन ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री के रूप में कहते हैं इसको। प्री हिस्ट्री कहते हैं क्योंकि हिस्ट्री के सोर्सेज डायरेक्टली नहीं मिलते हैं हमको सर, ठीक है। इसी में ही पैलियोलिथिक आता है, मिसोलिथिक आता है, नियोलिथिक आता है, चैल्कोलिथिक पीरियड आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, इसी को प्रोटो हिस्ट्री के रूप में कहते हैं। 2600 से लेके हमको पता चलता है कि 1800 बीसी तक का जो पीरियड है वो इसी का ही है। देन वी फाइंड द वैदिक पीरियड। हमने वैदिक एज को भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। खैर वैदिक एज के ऊपर अलग से 2-2.5 घंटे का लेक्चर ले लूंगा भविष्य के अंदर, चिंता मत करिएगा। अभी फोकस करिए कि हम लोग को क्या करना है सर, ठीक है। तो वैदिक एज का जो पीरियड है वो करीबन 1500 बीसी से लेके बीसी की 1000 और उसके बाद 600 बीसी तक का जो पीरियड है, दैट इज अ पीरियड ऑफ वैदिक एज, है ना। ये पीरियड में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, ट्रांजिशन होने की शुरुआत होती है, मल्टीपल चेंजेस आर आल्सो टेकिंग प्लेस। इनफैक्ट वैदिक लिटरेचर में से प्रोमिनेंट था। देन वी फाइंड महाजनपद विल कमिंग इनटू द पिक्चर सर, ठीक है ना। तो पॉलिटिकल फाउंडेशंस बनने की शुरुआत होती है, महाजनपद बनते हैं 16 महाजनपद। ये वो पीरियड है जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट इसी समय के दौरान हो रहा है, और 600 बीसी ऑनवर्ड्स का जो पीरियड है। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है ये यहाँ से ही हम लोग पढ़ रहे हैं 600 बीसी में इंडिया में कैसे चेंजेस आए। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि मौर्यन पीरियड की शुरुआत होती है, और मौर्यन पीरियड होता है 325 बीसी के आसपास का पीरियड। देन वी फाइंड अराउंड 200 बीसी के आसपास पोस्ट मौर्यन इंडिया की शुरुआत हुई। ये पोस्ट मौर्यन इंडिया कैसा था, तो हमने आपको पिछले पॉलिटिकल क्लासेस के अंदर दिखा दिया था कि संगम पीरियड की शुरुआत होती है। ऊपर नॉर्थ वेस्ट में फॉरेन इन्वेजन्स हो गए, शुंग डायनेस्टी आएंगी जो विदिशा से रूल कर रही है। इनफैक्ट पोस्ट मौर्यन के बाद आप जीरो के इस साइड चले जाओगे एंड वी सी दैट इसी के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट और चेंजेस आने की शुरुआत होगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द गुप्ता सर, है ना। तो 320 सीई के आसपास वी कम टू नो अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद सबसे बड़ा एम्पायर बनाएगी। इनफैक्ट मौर्यस के बाद सबसे बड़ा एम्पायर यही बनाते हैं। एंड फाइनली बाय 600 हम लोग को 600 तक का जानकारी मिलता है कि हर्षवर्धन करके राजा पावर के ऊपर आया सर, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है। हम लोग को क्या देखना है कि 600 बीसी से लेके 600 सी के बीच में इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए थे सर, ठीक है। तो ये जो 1200 साल का इतिहास है, इसके अंदर हमने आपको पॉलिटी के बारे में पढ़ाया था सर, ठीक है। और पॉलिटी के अंतर्गत मैंने आपको अशोक जैसे राजाओं के बारे में बताया, महाजनपद के बारे में बताया, 16 महाजन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था उसके बारे में बताया, डिस्कशंस की थी कि सिटी स्टेट्स का निर्माण कैसे हुआ सर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से इंडिया की इकोनॉमी के अंदर बदलाव हो रहे हैं, और खास करके इकोनॉमी के अंतर्गत हमने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, है ना। तो मैंने आपको गृहपति के बारे में बताया है, विलल्लास के बारे में बताया है सर, है ना, कि जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते हैं जो विलेज एग्रीकल्चर को चलाते थे एक टाइम के ऊपर सर, ठीक है। हमने ये भी देखा है कि इंडिया की सोसाइटी में काफी सारे बदलाव आ रहे थे ग्रामीण विस्तारों के अंतर्गत, क्योंकि फर्दर चेंजेस आने की शुरुआत होती है। इनफैक्ट पॉलिटी के अंतर्गत हमने क्वींस को भी देखा था और क्वींस को भी देखा था, है ना। हमने अशोक को भी देखा है और प्रभावती गुप्ता को भी समझने की कोशिश की थी कि प्रभावती गुप्ता किस तरह से अपना शासन चलाती है। जो गुप्ता डायनेस्टी की क्वीन हुआ करती थी, शी वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II एंड लेटर ऑन शी वाज मैरिड टू वाकाटका, है ना। तो वाकाटका प्रिंस के साथ उनकी शादी होती है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। इनफैक्ट आप पिछले क्लासेस को याद करोगे तो हमने आपको इसके अंदर से ही बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से टाउन्स का निर्माण हो रहा है और भारत के अंदर अर्बनाइजेशन हुआ सर, ठीक है ना। इनफैक्ट ये जो पूरी की पूरी घटनाएं हैं ये सभी चैप्टर के अंदर आपको लिखी गई है। ये चैप्टर में बहुत सारी डिटेल में बातें आपको मिल जाती, इसी के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अब व्यापार कैसे होता था सर, ठीक है ना। कि एंशिएंट इंडिया में द पीरियड बिटवीन 600 बीसी टू 600 सी, हाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स यूज्ड टू एग्जिस्ट, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से बदलाव हुए,
उन सब पॉइंट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक एक करके अब तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स टुक प्लेस, हाउ फर्दर इवोल्यूशन टुक प्लेस। बट बिफोर दैट मैं आपको फिर से वेलकम करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा अनअकैडमी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई प्लेटफॉर्म पसंद आ रहा है, मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइए सर, ठीक है। प्लस कोर्सेज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इज वेरी वास्ट। अभी यहाँ पे मैं आपको फाउंडेशन करा रहा हूँ, थोड़ा धीरे धीरे करा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका फाउंडेशन बिल्टअप होना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करिए या हमारे साथ आइए, हमारे साथ आप डायरेक्टली जुड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे जो कोर्सेज होते हैं उसके अंदर पूरा का पूरा फाउंडेशन के साथ ही आपको पढ़ाया जाएगा। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेटर्स। खैर मैं यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाता हूँ। आई टीच हिस्ट्री फ्रॉम द जीएस एंड ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू। जीएस से लेके ऑप्शनल तक की पूरी इतिहास में पढ़ाऊंगा यहाँ पे। ऑप्शनल की एक नई बैच हमने शुरू कर दी है 14 जुलाई से। आप में से जो भी विद्यार्थी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके कतरा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हिस्ट्री सर बहुत टफ हो रहा है, उनके लिए मैं कहूंगा कि आप जुड़िए हमारे बैचेस के अंदर। मैं गलत नहीं कहूंगा, यू विल गेट 100% सेटिस्फैक्शन। इनफैक्ट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट्स अबाउट इंटरकनेक्शन ऑफ द इवेंट्स एंड द लिंकेजेस एंड द एनालिसिस दैट वी डू बेस्ड ऑन द इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस, है ना। तो 8 to 10 AM डेली बैचेस चलती है, आप इसके अंदर अटेंड कर सकते हो। सुबह 2 घंटा चलता है सर। PN लाइव इज द डिस्काउंट कोड। हमेशा सब्सक्रिप्शन लेते समय इसको आप यूज करिएगा, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन पेड प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अवेलेबल है। इनफैक्ट जीएस की भी बैच अवेलेबल है। क्रैश कोर्स हमने मॉडर्न इंडिया के ऊपर शुरू किया है, और एक नया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स भी मैं लॉन्च करूंगा जो जनरल स्टडीज के ऊपर ही है। आप इसको भी अटेंड कर सकते हो। अभी फीस बहुत ही कम है, 57,500 है। इनफैक्ट ये भी कम हो गई, अभी 49,000 हो गई है। आज की तारीख में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बैचेस मिलती है, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, बुक्स मिलती है, ऑप्शनल की बैच मिलती है, और वो सब कुछ टेस्ट सीरीज के साथ मिलता है सर। ऐसा नहीं कि खाली हवा में बातें कर रहे हैं। सो एज ए टीचर मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा, टेस्ट सीरीज आपकी होगी, इवैल्यूएशन होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो नेक काम में देरी कैसे, सब्सक्रिप्शन लीजिए आज के तारीख के अंदर ही। अभी आपको अश्योरेंस दिया जा रहा है कि 2 साल या उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन लोगे, एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। साथों साथ आज की तारीख के अंदर जीएस ऑप्शनल और जीएस ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड होके 49,680 के अंदर 1 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है आपके प्लस कोर्सेज के अंदर। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जहां पे आपको एक मेंटरशिप मिलती है, वो 76,500, मतलब इट्स वेरी, आई वुड से पीनट्स व्हेन वी सी द फीस इन द ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस, है ना। 1.5-2 लाख रुपए फीस हो जाती है। इतना सारा करोगे, टेस्ट सीरीज अलग से देनी है आपको, प्रीलिम्स के अंदर अलग से टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, मेंस की अलग से देनी पड़ेगी, ऑप्शनल की अलग देनी, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करवाया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। इनफैक्ट ये टेस्ट सीरीज बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। आप जीएस ऑप्शनल की दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर सकते हो, और ऑप्शनल तो मैं कराऊंगा, जीएस में भी मैं ही रहूंगा, हिस्ट्री के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आज की तारीख में सब्सक्रिप्शन का फायदा यही है कि आज सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगले साल की मेंस तक वैलिड है। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2023 की मेंस तक की वैलिडिटी आपको मिलेगी। मतलब 1 साल की फीस में आप करीबन 1.25 साल के आसपास पढ़ पाओगे सर, ठीक है। बुक का सेट अवेलेबल है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ऊपर क्लिक करिए एंड गेट द सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। जीएस हो या ऑप्शनल हो या आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, आप कोई भी ले सकते हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनके लिए मिनिमम रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन प्लान कीजिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द लॉन्गर रन, और आप तैयारी भी अच्छी तरह से कर पाओगे। डिस्काउंट कोड डालना मत भूलिएगा, PN लाइव, योर एंट्री गेट एंड योर, आई वुड से, की योर यूपीएससी प्रिपरेशन। ऑप्शनल की अलग से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, बट मैं तो वही कहूंगा कि जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो लीजिए, क्योंकि कंबाइंड सब्सक्रिप्शन में फीस भी कम मिलेगी आपको, और बाकी सारे पैकेजेस इंक्लूड हो जाएंगे, जो टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो और भी अवेबिलिटी है, बुक सेट की अवेबिलिटी है, वो भी आपके लिए फायदे कारक है। बाकी एवरी संडे हमारा कॉम्बेट होता है, लाइव टेस्ट रैंकिंग के साथ होता है। इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ये फ्री के अंदर होता है, और इसमें अगर आप अच्छा रैंकिंग लेके आओगे तो आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, है ना। तो आप में से बहुत बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो देखिए हम भी समझते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आज की तारीख में ये लॉकडाउन एंड बिकॉज ऑफ दी कोविड एंड ऑल दिस पॉइंट्स ये हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट टू गिव इट टू यू, है ना। हम आपके लिए करना चाहते हैं। आप मेहनत करिए, अच्छा रैंक लेके आइए, और ऑटोमेटिकली फ्री का सब्सक्रिप्शन गेन कर दिए। हम आपके लिए खड़े हैं सर, है ना। तो आप चिंता मत करिए बच्चों, हम आपके लिए ही है, आप ही के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हमारे फ्री के भी कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। इनफैक्ट हमारी बैचेस चलेगी 28 जुलाई से शुरू हो रही है, इसको भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी फ्री की टेस्ट सीरीज है सर, है ना, ये फ्री की टेस्ट सीरीज है, इसको भी पार्टिसिपेट करिए, अपने आपकी तैयारी को और पुश कीजिए, है ना। तो करंट अफेयर्स की है, आपकी जीएस की है, एवरीथिंग, है ना, और ये सब की सब फ्री में चलती है। इसके लिए कोई फीस नहीं ले रहे, खाली आपको एक कोड यूज करना है PN लाइव, और इसी के थ्रू आप ये टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर पाओगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिए, फ्री में ज्वाइन करना है।
फ्री में देखना है या ज्वाइन करना है, इट्स अप टू यू, बट आई स्टिल सजेस्ट आप करिए। चलिए हम लोग शुरू कर रहे थे पिछले क्लास के अंतर्गत इकोनॉमिक कंडीशन, और मैंने आपको यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में बताया था। अब देखिए पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंगली कहानी बताई कि भारत के अंदर अर्बनाइजेशन की स्टोरी क्या है सर, ठीक है ना। और स्टोरी ऑफ अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया हमने देखा था कि किस तरह से इंपॉर्टेंट टाउन्स बन के आ गए, किस तरह से बदलाव हो रहे हैं, एंड वी सी दैट किस तरह से नए नए सिटीज का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। अब होता क्या है कि अर्बनाइजेशन के होने के पीछे का एक कारण आप समझने की कोशिश करिए, वो था ट्रेड एंड कॉमर्स। हमेशा याद रखेगा कि जब जब व्यापार होगा तभी शहरीकरण होता है सर, ठीक है ना। विदाउट ट्रेड एंड कॉमर्स एंड विदाउट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी सर, है ना, आप इकोनॉमी को जब डाइवर्सिफाई नहीं करते हो और खाली एग्रीकल्चर आधारित इनफैक्ट है ना डेवलपमेंट चलाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर, ठीक है। तो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना बहुत आवश्यकता है, इट्स वेरी मच नेसेसरी थिंग टू डाइवर्सिफाई द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के ऊपर से ही आप नहीं चला पाओगे। एंशिएंट इंडिया के अंदर मौर्यन और पोस्ट मौर्यन पीरियड तक आते आते इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी डाइवर्सिफाई होती है, व्यापार काफी बढ़ता है, रेवेन्यू के सोर्सेज बहुत बढ़ेंगे और इसके कारण अर्बनाइजेशन होगा। तो आज का हमारा जो सेशन है उसमें हम लोग देखेंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तहत कैसे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। इसी के तहत हमको ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स जब बढ़ रहा है उसमें कॉइन्स कैसे इशू किए जा रहे हैं, क्योंकि व्यापार को चलाने के पीछे आप समझने की कोशिश करिए, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए आपको मार्केट की आवश्यकता है। और मार्केट के अंदर जब आप गुड्स एंड सर्विसेज को बेसिकली यहाँ पे एक्सचेंज करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे कि भाई मैं कुछ चीज़ें खरीद रहा हूँ, कुछ चीज़ें बेच रहा हूँ, तो उसके लिए आपको एक बेसिकली बेसिस बनाना पड़ेगा, उसकी एक यूनिट होगी सर कि कौन से बेसिस के ऊपर हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो पहले तो क्या था कि बार्टर सिस्टम चल जाती थी, पर बार्टर सिस्टम एक हद के बाहर नहीं चलती। आपको भी पता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कि दोनों बंदे को एक ही चीज की एक्सचेंज करनी है तो ही इनफैक्ट बार्टर चल पाएगी। तो वो सब चीजों के कारण हमको क्या देखने को मिल रहा है, व्हाट डू वी सी कि कॉइन्स का इश्यू होगा सर, ठीक है। तो मार्केट के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और साथों साथ कॉइन्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉइन्स को इशू किए गए शासकों के द्वारा, कैसे व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है एंशिएंट इंडिया में सर, ठीक है। और ये ट्रेड एंड कॉमर्स एंशिएंट इंडिया में दो प्रकार से आपको दिखेगा, एक तो इंटरनल दिख जाएगा सर, है ना, मौर्यन पीरियड के समय पे, और मौर्य और उसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमको एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स भी दिखता है। जैसे हमने आपको हड़प्पन पीरियड के अंदर भी बताया था कि हड़प्पास एक्चुअली यूज्ड टू ट्रेड आउटसाइड इंडिया। हड़प्पन्स ऐसे लोग थे जो भारत के बाहर भी व्यापार करते थे। तो ये जो पीरियड बिटवीन 600 बीसी टू 600 सी जो अभी हमने आपको बताया टाइमलाइन के रूप में, उसमें भी आपको काफी सारा डेवलपमेंट दिखेगा, आपको एक्सपांशन दिखेगा ट्रेड एंड कॉमर्स का, जो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हो रहा है सर, ठीक है ना। तो उसको याद रखेंगे, विल बी रिमेंबरिंग ऑल दिस पॉइंट्स कि कैसे व्यापार बढ़ता है और ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब अर्बनाइजेशन और व्यापार, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, वो दोनों की दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा सर, है ना। आज के टाइम में भी आप देखिए कि इंडिया की इकोनॉमी में सिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है ना। शहर ही आपकी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, सच्चाई भी यही है सर, ठीक है। तो वैसे ही कंडीशंस आपको यहाँ मिलेगी। चलिए वापिस आ जाते हैं, लेट अस कम बैक टू दिस पॉइंट एंड लेट्स सी कि कहानी क्या चलती है हिस्ट्री के अंदर और किस प्रकार के एडवांसमेंट होते हैं उसको देखते हैं। चलिए वापिस आ जाते हैं। हम लोग कॉइन्स के ऊपर या ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और मूलतः से मुझे आपको ये बताना था कि समवेयर इन दी 600 बीसी ऑनवर्ड्स हाउ द ट्रेड एंड कॉमर्स यूज्ड टू टेक प्लेस। अब एक चीज याद रखेगा कि भारत में जो अर्बनाइजेशन हुआ, हमने पिछले क्लास के अंदर अर्बनाइजेशन के बारे में देखा था, तो अर्बनाइजेशन से दो तीन चीजें होती है सर, ठीक है। अर्बनाइजेशन जब हो रहा है उसके पीछे का एक फैक्टर है व्यापार सर, ठीक है। और व्यापार किन चीजों का होता है वो सबसे बड़ा पॉइंट आता है सर, ठीक है ना। तो जो उस टाइम पे व्यापार हो रहा था सर, इनफैक्ट अर्बनाइजेशन के थ्रू उसको सब मदद मिल रही थी, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा रोल प्ले था सर, है ना। तो प्राचीन भारत में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग चीजें हो रही थी। टूल्स के बारे में आप देखोगे, आपको पता चलेगा, पॉटरी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। वी ऑल्सो कम अबाउट टू नो अबाउट दी अदर थिंग्स दैट वर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ज्वेलरी सर, है ना। आइवरी के टूल्स हमको मिल जाते हैं, जैसे हड़प्पन्स ने भी एक्सपोर्ट किए थे। तो बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलेगी जो भारत से एक्सपोर्ट होती थी। अब होता क्या है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन को पुश कर रहा है सर, है ना, जो ट्रेड एंड कॉमर्स को पुश कर रहा है, इसी के कारण एक ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे सर, है ना। एक ट्रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे सर। ये ट्रेडर्स ने क्या किया कि दे मेड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज गिल्ड, है ना। तो मैंने कल का क्लास जब कंप्लीट किया था तो गिल्ड के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी, क्योंकि मैं बताना चाहता था कि गिल्ड की शुरुआत कैसे होती है सर, ठीक है। अब देखिए, इसको गिल्ड के रूप में भी पहचानते हैं, इसको श्रेणी के रूप में भी पहचानते हैं सर, है ना। Please remember, they are called as the guild and they are also known as Shreni. Shreni were kind of the business groupings that were actually controlled by the manufacturers or the traders, है ना।
तो जैसे मैंने आपको कल के क्लास के अंदर ये पेन का एग्जांपल दिया था कि भाई ये पेन का उत्पादन करने वाले 10 प्लेयर्स है, देयर आर 10 प्लेयर्स, देयर आर 10 कंपनीज हु आर एक्चुअली इन द इन्वॉल्वमेंट एंड प्लानिंग ऑफ दिस पेन, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, दे विल फॉर्म ए फॉर्मेशन, अपना ग्रुपिंग बना देंगे, और ग्रुपिंग बना के ये लोग अपने नियम को लागू करेंगे, बताएंगे कि ये पेन कितने में बेचना है, किसको बेचना है, कितनी दाम में बेचना है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। सो व्हाट डू वी सी कि समवेयर इन द एंशिएंट इंडिया वी फाइंड द रोल ऑफ द गिल्ड्स विल कम इनटू द पिक्चर सर, है ना। और ये जो रोल ऑफ गिल्ड्स है, इसी के ऊपर से क्वेश्चन भी आ चुके हैं बहुत बार। इनफैक्ट आप हिस्ट्री ऑप्शनल के अंदर देख लोगे, हिस्ट्री जीएस में देख लोगे, प्रीलिम्स के अंदर देख लोगे, 2-3 दफा यहां से उसने प्रश्न निकाला है कि भाई गिल्ड्स का प्रासंगिकता क्या है, गिल्ड्स की महत्व क्या है, गिल्ड्स क्यों बनाए जाते थे सर। तो ये सब पॉइंट्स हमको पता होने चाहिए। अब देखिए, जब हम लोग गिल्ड्स की बात करेंगे, व्हेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द गिल्ड्स, तो आपको गिल्ड्स का फॉर्मेशन और वो सब पता होना चाहिए सर, ठीक है। तो गिल्ड्स वर अ ग्रुप ऑफ आई वुड से मर्चेंट्स, या मैं कह सकता हूं कि ट्रेडर्स, है ना, जो एक विशेष प्रकार की कमोडिटी का व्यापार करते थे। इसमें आपको मैन्युफैक्चरर्स भी दिख जाएंगे, है ना। तो वी विल सी दैट दे विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का या मर्चेंट का काम करते थे फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी, है ना, एक विशेष प्रकार की कमोडिटी को। से फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि एक गिल्ड होगा जो ज्वेलरी का काम करेगा, जिसका काम है कि खाली गोल्ड की ज्वेलरी का काम करना है सर, ठीक है। अब इनका क्या काम था सर, ठीक है, तो दे यूज्ड टू एक्ट एज अ बैंकर, ये लोग बैंकर के रूप में काम करते थे। बैंकर का मतलब क्या है सर, ठीक है। सो ये लोग को अगर इनके कोई मैन्युफैक्चरर को, किसको, व्यापारी को पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये एक दूसरे को पैसा लेंडिंग करते थे। इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने अपने कॉइन्स भी इशू करने शुरू कर दिए थे सर, ठीक है। सो वी सी दैट द कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय द गिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली आपको ट्रेंड दिखेगा कि गिल्ड्स अपने सिक्के इशू कर रहा है। अब ये सिक्कों का क्या महत्व था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो ये जब कॉइन्स इशू होंगे तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा सर, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बताता हूँ कॉइन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ी देर के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले व्यापार के ऊपर तो डिस्कस कर लेते हैं सर, ठीक है। कॉइन्स के ऊपर आता हूँ आज के क्लास के अंदर या नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसके ऊपर और परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, तो बैंकर के रूप में काम करना, कॉइन्स का इशू कराने का काम आपको दिख जाएगा गिल्ड्स के अंदर सर, ठीक है। कमोडिटी के रूप में इनका एक काम था सर, ठीक है। दूसरा, ये लोग प्राइजेस को नियंत्रित करते थे। कोई भी प्राइस होती है सर, है ना, वो उसको रेगुलेट करने का काम ये है कि कौन सी ज्वेलरी का प्राइस क्या होगा सर, ठीक है ना। क्योंकि यही लोग मैन्युफैक्चरर थे। से फॉर एग्जांपल 10 लोग थे जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, सोनी का काम करते थे, सोनार का काम करते थे, सारी भाषा में हमको देखने को मिलेगा। तो यही लोग प्राइसेस को रेगुलेट करेंगे, ये बताएंगे कि कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी चीज कितने दाम के अंदर बेचनी है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब के बेसिस के ऊपर क्या होता है कि प्राइस रेगुलेशन की इनके हाथ में था। वी ऑल्सो फाइंड कि ये लोग इनफैक्ट, है ना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लगाते थे सर, है ना। तो इनको पता था कि मार्केट के अंदर किसको बेचना है, किस तरह से बेचना है और कौन से अप्रोच के साथ बेचना है, उसकी मार्केट के नियम भी ये लोग तैयार करते थे। तो सादी भाषा में आप देखोगे तो राजा जो था, जो भी मोनार्की था, या मैं कहूंगा कि जो पॉलिटिकल एंटिटी हुआ करती थी, जो पॉलिटिकल पावर था सर, है ना। से फॉर एग्जांपल कोई रूलर होगा, तो रूलर यहाँ पे डायरेक्टली इंटरफियरेंस नहीं करता था सर, ठीक है। इन एंशिएंट इंडिया मेजोरिटी ऑफ द गिल्ड्स वर काइंड ऑफ ऑटोनॉमस इन फंक्शनिंग। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग का मतलब क्या है कि इन लोग का जो कार्य था वो मूलतः से अपने हिसाब से ही चीजों को चलाना था। तो इवन इनको फॉरेन ट्रेड भी करना था तो ये अपने हिसाब से करते थे। खाली राजा को जानकारी देते थे कि राजा, हम बाजा बजाने के लिए जा रहे हैं, ए कुंग, वी आर गोइंग आउटसाइड द कंट्री फॉर व्यापार एंड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली एनालॉजी आपको ये गिल्ड्स के अंदर से मिलेगी, इनकी ट्रेड एंड कॉमर्स की प्रैक्टिसेस के अंदर से मिलेगी। याद रखेगा कि ये गिल्ड्स जो है ये काफी सारी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम में आए, क्योंकि जब व्यापारिक समूह एक साथ कार्य करेगा तो मैन्युफैक्चरिंग काफी अच्छी तरह से हो पाता है सर, ठीक है ना। तो गिल्ड्स का एक रोल आपको बहुत इंटरेस्टिंगली दिखेगा, वो है मास प्रोडक्शन का सर, ठीक है। मास प्रोडक्शन का क्यों, क्योंकि यही लोग डिसाइड करते थे कि क्या चीजें चल रही है और कितने दाम के अंदर हमको प्रोडक्शन करनी है, कितनी क्वांटिटी के अंदर करनी है। अगर एक या दो खिलाड़ी होते ना तो प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाते। अब तो क्या है कि ये 5-6 लोग थे, इनको पता है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेके आना है, कैसे चीजों को फॉर्मुलेट करना है और किसी के साथ अन्याय ना हो उस ऊपर से चलना है सर, ठीक है। तो काइंड ऑफ एक कार्टेल सिस्टम हम लोग कह सकते हैं आज की तारीख में। जैसे से फॉर एग्जांपल ओपेक करके आपने एक कंपनी ये देखा होगा, ग्रुपिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। तो ये जो ओपेक करके जो ग्रुपिंग है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपेक। तो ओपेक का सिग्निफिकेंस यही है दोस्तों कि ये आज की तारीख में रॉ मटेरियल से प्रोक्योरमेंट से लेके, मतलब क्रूड का प्रोक्योरमेंट से लेके उसको रिफाइन करने से लेके और इवेंचुअली मार्केट को सेल करके कितने प्राइजेस को इंक्लूड करना है, कितना नहीं करना है, वो सब का काम करता है। तो प्राचीन भारत के अंदर हमको ये पता चलता है कि व्यापार काफी बढ़ा और व्यापार बढ़ने के पीछे ये गिल्ड्स का बहुत बड़ा रोल प्ले होगा सर, ठीक है ना। सो इन एंशिएंट इंडिया वी फाइंड मल्टीपल इंस्क्रिप्शंस, हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस में हमको मर्चेंट्स के बारे में पता चलता है।
ये इंस्क्रिप्शंस के तहत ही हमको गिल्ड्स के बारे में पता चला, जिसे हम लोग श्रेणी के रूप में पहचानते हैं, जो काइंड ऑफ इनफैक्ट क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका एक व्यापारी समूह हुआ करता था, या मर्चेंट्स के रूप में हमको दिखेगा। ये गिल्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रॉ मटेरियल का काम करेंगे, ये मार्केटिंग का काम करेंगे, सर कितने दाम में बेचना है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन का, इनफैक्ट प्रोडक्शन कैसे करना है, ये भी हमको मिल जाता है सर, ठीक है। सो वी सी दैट इन सब कंडीशंस के तहत जब गिल्ड्स का निर्माण हुआ भारत में, तो इससे व्यापार बढ़ा, और यही व्यापार बढ़ने के कारण परिणाम क्या हुआ, इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ता है सर, ठीक है ना। तो वी फाइंड कि अर्बनाइजेशन का क्लास तो हमने पिछले क्लास के अंदर ले लिया है सर, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द स्टोरी ऑफ अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, है ना। मुझे तो नहीं लगता है कि अर्बनाइजेशन को पढ़ने की आवश्यकता फिर से आप लोग के साथ होगी, बट मैंने आपको पूरी उसकी कहानी बता दी थी कि अर्बनाइजेशन की स्टोरी कैसे चलती है और किस तरह से इतने सारे सेंटर्स बन के आए भारत के अंदर सर, ठीक है। तो 600 BC से लेकर 600 CE के बीच में गिल्ड्स के बारे में प्रश्न आए, गिल्ड्स के नेचर के बारे में प्रश्न है, तो आपको पता होना चाहिए। इनफैक्ट आप देखिए कि गिल्ड्स ने व्यापार को बहुत बढ़ावा दिया सर, ठीक है, क्योंकि कॉइन्स जब आते हैं ना, गिल्ड्स अपने कॉइन्स इशू करेंगे सर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो मूवमेंट ऑफ ट्रेड है, या मैं कहूंगा कि इससे आपका इंक्रीज होगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत सर, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि सिक्के जब इशू किए जाते हैं, व्हेन द कॉइन्स आर इशूड बाय द एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी सर, ठीक है, तो दिस विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ ईज ऑफ ट्रेडिंग, है ना, ईज ऑफ बिजनेस कहते हैं जिसे। आज की तारीख में देखिए कि ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है सर, ठीक है। पहले फिजिकल ट्रांजैक्शन ही चलते थे, मतलब आप मुझे कॉइन्स दोगे, मैं आपको सिक्के दूंगा, तब जाके हमारा व्यापार हो पाएगा। आज तो आपको फीस भरनी है तो आप ऑनलाइन पे कर रहे हो सर, है ना, तो हमारा फिजिकल ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है, तो कितना व्यापार बढ़ गया है। और आप इवेंचुअली इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स के रूप में आओगे और मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। इकोनॉमी के सेंस के हिसाब से देखा जाए तो आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, है ना। तो पुराने समय के अंदर भी आपको पता चलेगा कि गुरु शिष्य की परंपरा होती थी, तो उसमें गुरु दक्षिणा भी दी जाती थी, है ना। आज की दिन के अंदर आपको पता है गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा बहुत ही पावन अवसर है। इट्स अ वेरी, आई वुड से, ऑगस्ट ओकेशन व्हेन वी सी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड द कल्चर ऑफ इंडिया, बिकॉज वी वर्शिप गुरु, है ना। खैर, मैं एक आपके मित्र के रूप में आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूँ सर, क्योंकि वो गुरु कहलाने का जो लेवल है वो आया नहीं है ना, समझे कि नहीं समझे, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ वेरी इजी वे, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि गिल्ड्स जो है, गिल्ड्स का आपकी प्रासंगिकता क्या है, गिल्ड्स का महत्व क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे वो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनफैक्ट गिल्ड्स इतने पावरफुल हो गए थे, तो इनके यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक अपनी स्टैंडिंग आर्मी दिखेगी, जिसे हम लोग कहते हैं श्रेणी बल, है ना, याद रखेगा सर, ठीक है। आपको ये शब्द आएगा, दे विल आस्क यू कीवर्ड, है ना। यूपीएससी आजकल क्या कहता है, टर्मिनोलॉजीज बहुत पूछता है, और टर्मिनोलॉजीज के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपको निकालता रहता है सर, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये श्रेणी बल किसे कहते हैं सर, ठीक है। दे कैन आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म श्रेणी बल, और श्रेणी बल का महत्व क्या है या प्रासंगिकता क्या है सर, ठीक है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि श्रेणी बल क्या था, कि श्रेणी बल वाज आई वुड से बॉडी ऑफ द गिल्ड्स, जो मूलतः से आर्मी के रूप में काम करती थी गिल्ड्स के लिए, और जरूर पड़ती थी तो ये राजा को भी इनफैक्ट, है ना, अपनी सेना देते थे, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो वी सी कि ये जो गिल्ड्स हुआ करते थे, ये अपनी आर्मी को चलाते थे सर। इनके पास एक छोटी सी मिलिशिया हुआ करती थी, और ये मिलिशिया के थ्रू इनफैक्ट जरूर पड़ने के ऊपर जो भी रूलर था उसको मदद करते थे। तो आप समझने की कोशिश करिए, गिल्ड्स के लिए एंशिएंट इंडिया में कहा जा है कि दे आर अ स्टेट विद इन अ स्टेट, समझे आ रहे, है ना। तो दे आर कॉल्ड अ स्टेट विद इन अ स्टेट, मतलब ये आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए थे कि ये अपने कॉइन्स इश्यू कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, मार्केट को चला रहे हैं, कौन सी चीज़ इसको प्रोड्यूस करनी है, किसको बेचनी है, कितने दाम में बेचनी है, हर एक चीज़ करेंगे। और इसी के कारण आपका व्यापार भी बढ़ेगा, क्योंकि ये राजा को बोलेंगे कि हम फलानी जगह व्यापार करने जा रहे हैं, उधर व्यापार करने जा रहे हैं, वी आर ऑटोनोमस, हम बोट लेके चले जाएंगे। अब कुछ कुछ गिल्ड्स के पास बोट थी, है ना, उनके पास बोट थी सर, आउटसाइड इंडिया व्यापार करते थे। और इसी पीरियड के समय पे जब भारत के अंदर बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट हुए, तो वी ऑल्सो फाइंड द फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये चैप्टर का हम लोग दो पार्ट डिवाइड करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर चर्चा कर रहे हैं। पहला तो गिल्ड्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है, रोल्स ऑफ गिल्ड क्या है। इसमें आपको गुप्ता पीरियड में गिल्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंस दिखेगा। गुप्ता इसका जब पीरियड आया ना, मतलब समवेयर इनटू 320 BC, 320 CE के आसपास, कहाँ गया, ये रहा सर, ठीक है। तो ये जो गुप्ता पीरियड है, इसमें गिल्ड्स का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगा सर। गुप्ता से लेके हर्षवर्धन और उसके बाद तक आपको गिल्ड्स का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ता है। ये गिल्ड्स को अलग अलग नाम से पहचानते हैं सर, है ना, मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे साउथ इंडिया में उसको मनीग्राम कहते थे, है ना। तो आप जैसे चोला पीरियड में जाओगे तो उसको मनीग्राम कहा जाता था। ये लोग भी काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। इनफैक्ट ये गिल्ड्स अपने शहरों को चलाते थे, दे यूज्ड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीज़। सातवाहन पीरियड के अंदर आपको पता चलेगा, सातवाहन जो दखन में रूल करते थे, प्रतिष्ठान, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर मैपिंग करवा दिया था बाय द वे सर, ठीक है। आप ऐसे जो बच्चे मैपिंग के क्लास के अंदर नहीं आए थे, वो प्लीज़ वो
वो देखिएगा, आपको पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंस था। खैर चलिए वापिस आ जाते हैं, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ये गिल्ड्स की कहानी आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। आगे चलेंगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब व्यापार कैसे चल रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं एंशिएंट इंडिया में सर। ठीक है, अब याद रखिएगा कि भारत में ये जो पीरियड बिटवीन 600 BC टू 600 CE है, उसमें अलग अलग प्रकार की व्यापारिक परिस्थितियों का निर्माण हुआ सर। ठीक है, एक तो क्या होता है कि ट्रेड एंड कॉमर्स इंडिया में बहुत बढ़ता है ये पीरियड के आने के बाद, है ना, 600 BC तक आते आते, और मौर्यस तक आते आते बहुत बढ़ेगा। क्यों सर? ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ने का पीछे का एक कारण आप समझने की कोशिश करें, वो थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर। ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर जो अगर ट्रेड एंड कॉमर्स अगर आपको बढ़ाना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाना है सर, है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मैं कहूंगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो यू नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना। कहीं पे भी आपको राज्य व्यवस्था के अंदर स्थिरता दिखेगी तो ऑटोमेटिकली आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और आपका डेवलपमेंट, ये सब आपको कहानी मिलती रहेगी सर। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो आप आर्थिक रूप से विकसित नहीं हो पाओगे। सिंपल चीज़ है, आप अफ्रीका को देख लीजिए सर, है ना, या बाकी सारे हमारे नेबरिंग स्टेट्स को भी देख लीजिए। हमारे यहाँ पे आर्थिक रूप से स्थिरता है तो इंडिया आज इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर के आया है कि नहीं आया है सर। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंस है। प्राचीन भारत के अंदर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, 6th सेंचुरी BC का अगर आप समझने की कोशिश करिए, 6ठी शताब्दी BC का जो पीरियड है, मतलब जो महाजनपद बन रहे थे, तो उससे क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई कि नहीं आई सर? मैं तो कहूंगा कि आई, क्योंकि छोटे राज्य तो छोटे राज्य, उनके बीच में स्थिरता आ जाती है सर, है ना। अब लोग एक जगह से दूसरे का मूवमेंट नहीं कर रहे, एक जगह पे स्टेबल लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक एडवांसमेंट होने की शुरुआत होगी सर। ठीक है, उसके बाद आप पकड़ने की कोशिश करिए कि वी फाइंड कि जब मौर्यन एम्पायर का बनने की शुरुआत होती है, व्हेन द मौर्यन एम्पायर विल कम इनटू द पिक्चर, है ना। मौर्यस कब बने? 4th सेंचुरी में। चंद्रगुप्त मौर्य 325 के अंदर पावर को कैप्चर करेंगे सर। ठीक है, तो जब मौर्यस बनते हैं तो मौर्यस का तो एम्पायर बन गया था, और जब मौर्यन एम्पायर बनता है तो उसका एक फायदा हुआ, यूनिफिकेशन होता है सर, है ना, आपका कंसोलिडेशन होता है, और जब कंसोलिडेशन होगा राजकीय रूप से तो व्यापार बढ़ेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये चैप्टर के अंदर यही व्यापार के बारे में हाईलाइट किया गया है। दिस हैज बीन हाईलाइटेड इन दिस चैप्टर कि ये जो कंसोलिडेशन और यूनिफिकेशन हो रहा था, इससे किस तरह से आगे का इतिहास पुश होता है सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये क्या लिखता है, फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC, 6ठी शताब्दी BC के आसपास का पीरियड बोल रहा है, लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शंस। अब देखिए यहां से आपको प्रश्न आ जाएंगे सर। ठीक है, कि लैंड रूट कौन सा हुआ करता था, रिवर रूट कौन सा हुआ करता था। अब याद करिए कल के क्लास को हमने आपको ये चीज पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है सर। ठीक है, लैंड रूट्स उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ हुआ करते थे। याद करिए सर कौन से लैंड रूट्स है। Please try to remember the points we had discussed कि which were the important land routes that were actually in fact developing during this period only, है ना। तो we had discussed the important land routes, ये वाले सर। ठीक है, तो एक तो यूं चल रहा था, that is known as the उत्तर पथ रीजन, और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक यूं चल रहा है सर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम लोग कहेंगे दक्षिण पथ का रीजन सर। ठीक है, उसका मेन कन्फ्लुएंस पॉइंट कहाँ से था, यहाँ से पटना से, मतलब आज का पाटलिपुत्र राजगीर वाला रीजन आपको दिख जाएगा। तो 6th सेंचुरी BC में जमीन के रास्ते और नदी के रास्ते काफी डेवलप हुए, और इसी के कारण व्यापार काफी बड़ी मात्रा में बढ़ता है सर। ठीक है ना। Overland into Central Asia and beyond and overseas from the ports that dotted the coastline extending across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia through the Bay of Bengal and Southeast Asia and China। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको कहानी पता चलती है। We find कि the period between 600 BC to 600 CE, precisely I can say the period from the post-Mauryan India, मतलब 200 BC onwards से वी सी दैट इंडिया का जो व्यापार है, इंडिया के अंदर जो अर्बनाइजेशन हो रहा था, जो व्यापार के अंदर डेवलपमेंट हुआ, ये गिल्ड्स का जो डेवलपमेंट हुआ, उसके कारण हमको पता चलता है कि व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स विल बी एक्सपांडिंग आउटसाइड इंडिया। अब देखो कौन से रीजन में हम लोग व्यापार करते थे, आपको प्रश्न आ जाएगा सर। ठीक है, सो द इंडियंस एक्चुअली यूज्ड टू ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग मध्य एशिया के अंदर व्यापार कर रहे थे। दूसरा पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा तो भारत के कोस्टलाइन से एक्सपोर्ट होते हुए समाज जो था अरेबियन सी के ऊपर जा रहे थे, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका की तरफ भी व्यापार कर रहे हैं, वेस्ट एशिया के ऊपर भी व्यापार कर रहे हैं, और बे ऑफ बंगाल के थ्रू साउथ ईस्ट एशिया और चाइना तक भी हमारा व्यापार चलता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, बहुत इंटरेस्टिंगली आपको पूछेगा यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज इंडिया कनेक्टेड टू इन द ancient period, या ड्यूरिंग द मौर्यन एंड द पोस्ट मौर्यन पीरियड, और समवेयर इन द एंशिएंट इंडिया सर। ठीक है ना। तो आपको यहां से बोला गया है कि भारत के इंपॉर्टेंट रीजन्स
जो इनफैक्ट व्यापार कर रहे थे मल्टीपल एरियाज के साथ। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको मैपिंग के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ सो दैट आपके दिमाग के अंदर पूरा नक्शा बैठ जाए कि प्राचीन भारत के अंदर कहाँ कहाँ से हमको व्यापार के एविडेंसेस मिले हैं सर, ठीक है। सो व्हेन वी सी द एविडेंसेस of the trade and commerce which is conducted by the Indian people, तो we come to know multiple areas, हमको बहुत सारे एरिया समझ में आ रहे हैं। और जब एरियाज को हम लोग जब देखते हैं तो we see the landmass that is being connected सर, ठीक है ना। अब आप देखिए सर, है ना, हम लोग कहाँ कहाँ से व्यापार कर रहे थे सर, ठीक है। तो आपको पता चलता है कि दो रीजन से कनेक्टिविटी थी। एक तो यहाँ से बे ऑफ बंगाल से आप पकड़ने की कोशिश करोगे, व्हेन यू सी द कनेक्टिविटी ऑफ बे ऑफ बंगाल, आवर ट्रेडर्स यूज्ड टू रीच द साउथ ईस्ट एशिया। हम लोग आज के साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर रहे थे। वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट कि आवर पीपल यूज टू ट्रेड विद चाइना एज वेल सर, है ना, कि वी फाइंड मेनी केसेस जब चाइना के साथ व्यापार हो रहा है। हर्षवर्धन करके एक राजा था जो चाइना के साथ व्यापार करेगा सर, ठीक है। We'll also find कि through the coastlines of the western part of the country, खास करके सोपारा है, खास करके आप देखोगे तो यहाँ पे मुजीरिस दिखेगा, ऊपर देखोगे तो आपको भरूच दिखेगा। All these places used to trade with Arabian Peninsula, है ना। अरेबियन पेनिनसुला मतलब आज का वेस्ट एशिया। इनफैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क, कनिष्क करके जो राजा था ना, मैंने आपको बताया था, कनिष्क के पीरियड में हमको जानकारी मिलती है कि द इंडियंस वर एक्चुअली कंट्रोलिंग द सिल्क रूट। सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या था, तो चाइना के द्वारा शुरू किया हुआ रूट जहां से सिल्क का व्यापार यूरोप तक जाता था प्राचीन विश्व के अंदर, दैट वाज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द किंग कनिष्क। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि इंडिया हैड गुड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द सेंट्रल एशिया, ठीक है। वी विल आल्सो फाइंड दैट वी वर ट्रेडिंग विद द पर्शियन गल्फ एज वेल, द अरेबियन पेनिनसुला एज वेल। विल आल्सो फाइंड कि वी वर ट्रेडिंग विद द कंट्रीज ऑफ ईस्ट अफ्रीका। आप देखिएगा यहाँ से मोजाम्बिक से लेके कीनिया से लेके मडागास्कर तक के जितने भी रीजन है उसके साथ भी भारत का व्यापार हो रहा था सर, ठीक है ना। हम लोग को एविडेंसेस मिलते हैं इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया कि देयर वर मेनी ट्रेडर्स हु वर एक्चुअली सेलिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री एंड गोइंग टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ईस्टर्न का पार्ट ऑफ द अफ्रीका सर, ठीक है। तो आप देखोगे ना, यहाँ नॉर्थ अफ्रीका वाला रीजन है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये आपका पर्शियन गल्फ है सर, ठीक है। हमको यहाँ पता चलता है सेंट्रल एशिया है, यहाँ से वेस्ट एशिया आ जाएगा सर, है ना। तो ये पूरा का पूरा वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी है। हम लोग इन सब रीजन्स के साथ भी व्यापार किया करते थे एंड मल्टीपल डायनेस्टीज, मल्टीपल पीरियड के समय पे इसके व्यापार की हमको जानकारी देते हैं सर, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया के व्यापार, इंडिया के ट्रेड एंड रिलेशंस जो थे वो खाली एक ही रीजन्स के अंदर सिकड़े हुए थे। अब कौन सी डायनेस्टीज ने किसके साथ व्यापार किया वो पूछा जा सकता है। चीन के साथ आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन के डिप्लोमेटिक और ट्रेडिंग रिलेशंस मिलते हैं। लेटर ऑन फिर पल्लव डायनेस्टी आएगी, उनके भी व्यापार हमको यहाँ से मिल जाएंगे सर, ठीक है। बंगाल की जब हम लोग बात करेंगे तो भारत में बे ऑफ बंगाल से खास करके यहाँ पे पोर्ट दिखेगा ताम्रलिप्ति सर, है ना। ये मैंने आपको चंद्रकेतुगढ़ के बारे में पिछले क्लास के अंदर बताया था सर, ठीक है। तामलुक करके एक पोर्ट दिखता है, तामलुक, तामलुक जो है वही ताम्रलिप्ति आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। सो वी सी दैट यहाँ से व्यापार होता था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। आपको एक चाइनीज ट्रैवलर दिखेगा फाहियान, फाहियान का नाम सुना होगा, कल मैंने आपको बताया था ही केम टू पाटलिपुत्र इन द गुप्ता पीरियड। तो फाहियान अपनी हिस्ट्रिकल राइटिंग के अंदर लिखते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया भारत के अंदर, व्हेन ही केम टू इंडिया, ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ही वेंट बैक बाय सी रूट, वो समुद्र के रास्ते से वापस गया होता है। So when he went back to China via the sea route, he had mentioned actually his experiences. उसने अपने experiences को highlight करके बताया कि यहाँ पे किस तरह से वो वापस जाता है। वो समुद्र के रास्ते से गया था, है ना, बे ऑफ बंगाल होते हुए, तो यहाँ से व्यापार चालू था, ये चीज़ को सिग्निफाई करवाता है सर, ठीक है। वी विल ऑल्सो फाइंड के सोपारा, मुजिरिस, यहाँ पे पुहार करके एक पोर्ट दिखेगा। कौन सा पोर्ट? पुहार, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर, है ना। मुजिरिस जो है ये चेरा डायनेस्टी का पोर्ट है, आज के केरला के अंदर है। ये सोपारा और ये भरूच है सर, ठीक है ना। तो इन सब रीजन में हम लोग व्यापार करते थे, ये चीज यहाँ पे बताया सर, ठीक है ना। सो अरेबियन सी से लेके ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इन सब के ऊपर व्यापार हो रहा था और इन्हीं बेस के ऊपर से हमको पता चलता है कि इंडिया के अंदर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। अब देखिए ये ट्रेड एंड कॉमर्स में रूलर्स का क्या रोल प्ले है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स में दो लोगों का रोल प्ले होगा। एक तो इनफैक्ट भारत व्यापार कर रहा है आउटसाइड द फ्रंटियर्स, आउटसाइड द कॉन्टिनेंट्स। उसके पीछे का एक मुख्य कारण ये था कि भारतीय शासक जो थे और भारतीय व्यापारी संगठन थे वो बहुत एक्टिव थे। उसमें श्रेणी, जिसे हम लोग गिल्ड्स के रूप में पहचानते हैं, दे वर क्वाइट अ वेरी एक्टिव बॉडी विच यूज टू प्रमोट दी आउटसाइड ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो ये गिल्ड्स जो थे ना, श्रेणी, वो बहुत चलती थी। आपने हड़प्पन्स के अंदर हमने आपको बताया था द हड़प्पन्स यूज टू ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, याद आया कि नहीं आया सर, है ना। तो मेसोपोटामिया के साथ जब हड़प्पन्स व्यापार करते थे, मेसोपोटामिया के लोगों ने इनको मेलुहा के रूप में कहा है और हड़प्पन्स ने वहां तक बताया था दैट द पीपल ऑफ मेलुहा
आर ग्रेट सी फेरर्स, ये समुद्र के अंदर बहुत एक्टिव लोग हैं सर, ठीक है। दूसरा आपको रूलर्स का इंपॉर्टेंस दिखेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी के रूलर्स एट टाइम्स ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल दिस रूट्स पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस। मतलब क्या है कि राजा लोग जो है वो एट टाइम्स ये सब ट्रेड रूट्स को कंट्रोल किया करते थे। अब जैसे कनिष्क करके आपको एक राजा दिखेगा जिसने सेंट्रल एशिया को जो ट्रेड रूट है जो चाइना से होते हुए सर, है ना, ये जो चाइना है ये चाइना से होते हुए यूरोप के बीच में जो रास्ता चल रहा था सर, जिसे सिल्क रूट कहते हैं। आज की तारीख में चाइना उसको वन बेल्ट वन रोड के रूप में पहचानता है ना। आजकल प्रमोट कर रहा है, आपने देखा होगा, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, BRI इनिशिएटिव। फिर अभी ढासो डैम के अंदर यहाँ पे डैम का कबाड़ा हो गया, CPEC बना रहा है ना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। खैर, तो ऐसी बहुत सारी पॉइंट्स आपको दिखेगी, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे दिखेगी। बट इन द एंशिएंट पीरियड, कहने की बात मेरी ये है कि राजा लोग प्रोटेक्शन देते थे और उससे पैसा आता था। अब जैसे कनिष्क की कहानी देखोगे सर, ठीक है, कनिष्क ने सिल्क रूट को कैप्चर किया था, खास करके ये जो सेंट्रल एशिया के साथ जो कनेक्टिविटी का रास्ता है, क्योंकि उसका कैपिटल यहाँ पेशावर से अफगानिस्तान की तरफ और वहां से सेंट्रल एशिया का एक पूरा रूट दिखेगा और वहां से वो पैसा कमाता था। तो जो भी व्यापारी यहां से यहां जा रहे थे, कनिष्क कहता था कि मैं सिक्योरिटी दूंगा इफ यू वांट टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। द कारवा ट्रेडर्स, है ना, पहले के टाइम के अंदर व्यापार कैसे होता था, कारवा के थ्रू होता था। तो उससे राजाओं को काफी पैसा आया और इसके कारण हमको ट्रेड एंड कॉमर्स का भी बढ़ावा मिलेगा सर, ठीक है। तो व्यापार बढ़ने के पीछे राजा का अपना महत्व होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं ना उसको सर। तो कनिष्क ने कहा कि मैं सिक्योरिटी दूंगा, आप मुझे थोड़े बहुत टैक्सेस दीजिए। इनफैक्ट इसके कारण वहां पे गोल्ड कॉइन्स बहुत मिलते हैं। कनिष्क के समय पे आपको बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे। हम लोग गोल्ड कॉइन्स के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तब। तो ये जो गोल्ड कॉइन्स हो रहे थे उसमें गोल्ड कॉइन्स का आपका प्रासंगिकता यही दिखता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दोस हु ट्रैवल्ड दिस रूट्स इंक्लूडेड पैडलर्स हु प्रोबेबली ट्रैवल्ड ऑन द फुट एंड मर्चेंट्स हु ट्रैवल्ड विद द कारवा ऑफ बुलॉक कार्ट्स एंड पैक एनिमल्स। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि जो लोग जमीन के रास्ते से चलते थे उसमें एक क्लास ऑफ पीपल था जिसे हम लोग कहते हैं पैडलर्स। पैडलर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जनरली है ना, ये सामान कंधे के ऊपर रख के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कुछ कुछ लोग कारवा में चलेंगे, व्यापारी। कारवा का मतलब क्या है, you will find group of merchants going together on a bullock cart or a horse cart or a elephant cart, या कोई भी कार्ट होगी सर। आज की तारीख में तो क्या है कि अब इंडिविजुअल हाईवेज बन गए तो आप अकेले भी चल जाते हो ना, कि मैं राही अकेला चलता गया सर, ठीक है। पर कारवा की कहानी ये है कि ग्रुप आता है सर, है ना। तो गालिब कहते हैं कि अकेले ही चला था गालिब, है ना, और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, समा बनता गया। तो वैसी कंडीशन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगी सर, है ना। तो कारवा इसके बाद बनेगा सर, है ना। तो कारवा काफी सारे बनते हैं, ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, एक साथ व्यापार करते थे, गिल्ड्स लोग चलते थे सर, ठीक है। ऑल्सो देयर वर सीफेरर्स हुज वेंचर्स वर रिस्की बट क्वाइट हाईली प्रॉफिटेबल सर, है ना। तो मैंने बताया कि एंशिएंट इंडिया के अंदर से या भारत के लोग या बाहर के लोग भारत की तरफ आते थे, जमीन के रास्तों से भी आए हैं, समुद्र के रास्ते से भी आए हैं। बहुत सारे आपको सीफेरर्स दिखेंगे अरेबियन सी से क्रॉस करते हुए भारत की तरफ आएंगे सर, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि आपको ये ग्रीक लोग दिखेंगे, यू विल फाइंड द ग्रीक पीपल विल बी कमिंग टू इंडिया एंड दे एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड मॉनसून, है ना। समझे कि नहीं समझे। तो समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड व्हेन द ग्रीक्स वर एक्सप्लोरिंग इंडिया, वो भारत का रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि जमीन से आने में तो बहुत टाइम भी लग जाता था। तो उन्होंने एक्सीडेंटली मॉनसून विंड्स को डिस्कवर कर दिया। मतलब समुद्र की जो ये क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिमी मौसमी हवाएं जो चलती है, जिसके आधार के ऊपर आज ज्योग्राफी भी पढ़ते हो आप, और आपने देखा था कि अरब लोग आते हैं, अरब से पहले ग्रीक्स आएंगे। और इनफैक्ट मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी तो हड़प्पन्स ने भी की थी, क्योंकि ये वही लोग थे यहाँ से लोथल से बैठ के जाया करते थे वेस्ट एशिया की तरफ सर। खैर, लंबी कहानी है, बट आपको एटलीस्ट ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हुआ और समुद्र का व्यापार भी काफी बढ़ेगा। तो एंशिएंट इंडिया में लैंड रूट भी इंपॉर्टेंट है और आपको क्या दिखेगा, ट्रेड एंड कॉमर्स के तहत सी रूट भी दिख जाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो वी सी दैट अलग अलग प्रकार के व्यापारी, अलग अलग प्रकार के इनफैक्ट खिलाड़ी थे जो इस टाइम पे अंदर व्यापार करते थे और उनके बारे में आपको लिटरेचर के अंदर भी ट्रेडिशंस दिखते हैं। अब देखिए, ये वो पीरियड है 6th सेंचुरी BC से लेके 6th सेंचुरी CE तक का पीरियड। इसमें एक संगम डायनेस्टीज भी आई। संगम डायनेस्टी की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको तमिल लिटरेचर दिखता है। हमने आपको चोला चेरा पंड्या के बारे में बताया था। और यहाँ पे जो व्यापारी है, व्यापारी का नाम लिखा। अब ये कीवर्ड याद रखिएगा, ठीक है। सक्सेसफुल मर्चेंट्स डेजिग्नेटेड एज मसाटुवन, याद रखिएगा, मसाटुवन कहते हैं, दैट्स अ कीवर्ड, है ना, दैट्स अ कीवर्ड फॉर यू। और ये कीवर्ड से आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई इनका मीनिंग बता दीजिए सर, ठीक है। इन तमिल एंड सेठीज एंड सतवाहा इन प्राकृत कुड बिकम एनर्मसली रिच। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि बहुत सारे व्यापारी आपको दिखेंगे जो इस टाइम पे पावरफुल होते हैं। एक्चुअली ये था ना, ये सेठी जो शब्द है, यहाँ से शब्द आएगा शेठ। समझे कि नहीं समझे, है ना। हिंदी मूवी में भी आपने देखा होगा, बोले क्या शेठ क्या चल रहा है सर। ये सेठी फिर कम्युनिटी, ये सेठी कम्युनिटी आपको देखी, पंजाबी कम्युनिटी सर, है ना। तो उसमें जो सेठी वही लोग थे जो पहले से व्यापार कर रहे थे, वहां से शब्द आया सेठ सर, है ना।
बोले सेठ खर्चा पानी कैसा चल रहा है ना, धंधा पानी बढ़िया चलता है कि नहीं चलता सर, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपको स्टेटमेंट दिख रहे हैं ना सेठ वाले, ये सेठ जो बोलते हैं ये सेठ ही से आए हैं। प्राचीन भारत में व्यापारी ग्रुप थे जो चलते थे एक जगह से दूसरी जगह सर, ठीक है, जो गिल्ड्स के रूप में चलते थे, उसमें कुछ कुछ मर्चेंट्स हैं, उनके लिए सेठ शब्द आपको दिखेगा, तो उनको सेठ ही कहते थे। या आपको प्राकृत के अंदर एक और शब्द लिखा गया है जिसका नाम है सत्यवहा सर, ठीक है। एक्चुअली ये जो सत्यवहा ये संस्कृत में बनता है सार्थवहा। सार्थवहा का मतलब ये है कि जो इनफैक्ट कारवा को चलाते हैं, कारवा ट्रेडर्स है ना। कारवा ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड कि अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स दिस इज नोन एज द सतवाह और द सातवाह, जो कारवा को चलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए इन लोग का कार्य हुआ करता था। एंड ये लोग बेसिकली काफी अमीर बन गए क्योंकि ये लोग तो सिक्योरिटी देते थे। ये लोग व्यापारियों को कहते थे कि तुम्हारा सामान हमारे डब्बे के अंदर डालो, हम लेके चलेंगे सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आपको ये पूछ देगा कि ये सतवाह का मीनिंग क्या है, ये मसूटवन का मीनिंग क्या है, ये सेठी का मीनिंग क्या है सर, ठीक है। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, सॉल्ट, ग्रेन, cloth, metal ores, finished products, stone, timber, medicinal plants, to name a few। याद रखेगा। अब ये आपको पूछेगा कि which kind of goods were exchanged, which kind of trade and commerce were actually carried place। यहां से आपको पूछा जाएगा कि किन किन चीजों का व्यापार होता था। The commodities for trade and commerce, है ना, in the ancient India। ये देखो मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन ब्रेक ऑफ करके बता रहा हूं सर, है ना। अब हमको काफी सारे प्रश्न होते हैं कि सर कौन सी चीजों का व्यापार होता होगा, ठीक है। तो भारत के अंदर से नमक का व्यापार काफी हुआ। अब देखो नमक इंडिया में ट्रेडिशनल मिल जाता है सर, ग्रेन्स एग्रीकल्चर के अंदर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है। मेटल ओर्स, फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर आपको स्टोन एंड टिम्बर के प्रोडक्ट्स और खास करके मेडिसिनल प्लांट्स। एक्चुअली इंडिया के अंदर बहुत सारे हर्ब्स मिलते हैं। आप देखिए हिमालय से लेके नीचे के फुटहिल्स में जाओगे, संजीवनी बूटी कहते हैं ना हम लोग उसको सर, ठीक है। तो वी सी देयर आर मल्टीपल हर्ब्स और इसकी डिमांड बहुत ही वेस्ट एशिया के अंदर, क्योंकि जिन जिन लोगों को पता चल रहा था ना पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यार भारत तो खजाना है सर, है ना। इसको हिंद कहते थे ना सर। तो ये जो हिंद वाली जगह है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस वेयर वी फाइंड मल्टीपल रिसोर्सेज। तो इन सब रिसोर्सेज से हम जो भी चीजें गेन करेंगे वो सब लेके जाएंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तो मेटल ओर्स थी, फिनिश प्रोडक्ट्स थे, प्लांट्स आपको दिख जाएंगे, हर्ब्स मिल जाएंगे, ये सब लेते थे। और खास करके भारत से मैक्सिमम चीज कोई हुई है एक्सपोर्ट, वो थी स्पाइसेस। स्पाइसेस क्यों? क्योंकि बेसिकली आपको पता ही होगा कि पेपर यहाँ से बड़ी मात्रा के अंदर आपको एक्सपोर्ट होता हुआ दिख जाएगा सर, ठीक है। भारत के अंदर बहुत सारे विदेशी लोग आए जो स्पाइस खरीदने ही आते थे। इनफैक्ट ये जो पेपर था ये फॉरेनर्स के लिए बहुत प्यारा था सर, है ना। तो द फॉरेनर्स एक्चुअली यूज्ड टू लाइक द स्पाइसेस। इंडिया के स्पाइसेस विदेश के व्यापार या विदेश के डिमांड के, विदेशों की मार्केट के अंदर बहुत डिमांडिंग हुआ करते थे। उसके पीछे का मूल कारण क्या था सर? क्योंकि विदेश में एक तो ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेश के अंदर आप समझने की कोशिश करें बॉडी को वार्म रखना बहुत जरूरी है। तो बॉडी वार्म रखने के लिए आपको स्पाइसेस और उसकी क्या कहेंगे कि एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है सर, है ना। जब उसको आप एक लिमिटेड मात्रा के अंदर कंज्यूम करते हो तो इट इज गॉट अ गुड मेडिसिनल प्रॉपर्टी एज वेल। तो स्पाइसेस की प्रासंगिकता, स्पाइसेस का महत्व बहुत दिखता है सर, ठीक है। तो ये जो गुप्ता पीरियड के बाद या गुप्ता पीरियड के पहले के पीरियड है, इसमें रोमन एम्पायर बहुत आएगी। इनफैक्ट ये रोमन एम्पायर के कॉइन्स हमको मिले हैं। ये पेपर यहाँ से लेके जाते थे फॉरेनर्स। और भारत के संस्कृत लिटरेचर के अंदर याद रखेगा, इन द संस्कृत लिटरेचर ऑफ द कंट्री विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड एज यवण प्रिय। भारत के संस्कृत साहित्य में आपको एक शब्द दिखेगा जिसका नाम है यवण प्रिय सर। अब व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यवण प्रिय? यवण प्रिय का मतलब होता है यवनों का प्रिय, फॉरेनर्स के लिए बहुत प्रिय था सर, ठीक है। सो इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, खास करके आप देखिए इन द मौर्यन पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बाद जो भी साहित्य का निर्माण हुआ है उसमें संस्कृत साहित्य में ये शब्द है यवण, मतलब है फॉरेनर्स, है ना। और फॉरेनर्स का प्रिय वस्तु था ये। फॉरेनर्स यहाँ पे जब ये पेपर लेने आते थे तो हम उनको कहते थे कि बेटा पहले आपको गोल्ड रखना पड़ेगा। और भारत में गोल्ड कॉइन्स की डिमांड बहुत बढ़ गई और भारत के लोगों ने इनसे कहा, विदेशियों से, खास करके ग्रीक्स थे या रोमन्स थे, कि भाई पहले गोल्ड के कॉइन्स रखो, फिर हम लोग आपको सामने कोई गिफ्ट देंगे सर। गिफ्ट मतलब आपको ये जो पेपर चाहिए वो देंगे सर, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि इंडियन गुड्स वर क्वाइट हाई इन डिमांड। Indian goods had a very good market. Indian goods had, I would say, a basis on which they could actually in the profit and the drain of wealth was towards India. भारत के अंदर सोने के सिक्के आ रहे थे। मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंगली कि ये जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो है, ये जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया है, कहाँ गए हम लोग टाइमलाइन के अंदर डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वेयर इज द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, ये वाला पीरियड सर, ठीक है। ये वाला जो पीरियड है उसमें खास करके ये वाला पीरियड है ना, पोस्ट मौर्यन से गुप्ता तक आते आते सर, ठीक है। पोस्ट मौर्य से गुप्ता तक आते आते
वी विल फाइंड गुड नंबर ऑफ इश्यू ऑफ गोल्ड कॉइन्स। हमको पता चलते हैं कि ये गोल्ड कॉइन्स भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बढ़े जाते हैं सर, ठीक है। आपको पता चलेगा कि इंडो ग्रीक्स करके एक डायनेस्टी है, हम लोग परसों के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कल के क्लास के अंदर। ये कुषाण करके एक डायनेस्टी आपको दिख जाएगी सर, ठीक है। फिर गुप्ताज आपको दिखते हैं। इन सब के पीरियड में हमको बहुत ही लार्ज स्केल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे सर, ठीक है। इनफैक्ट कुषाण के समय पे गोल्ड कॉइन्स क्यों है? क्योंकि कनिष्क ने रेवेन्यू के रूप में कमाए। मैंने आपको बताया सेंट्रल एशिया का सिल्क रूट उसके कंट्रोल में था। जो भी व्यापारी आवागमन जो भी हो रहा था उससे राजा पैसा लेता है, चलो भाई टैक्स दो फिर आगे चलो, टोल टैक्स है ना, काइंड ऑफ अ टोल टैक्स, प्रोटेक्शन टैक्स हुआ करता था। वैसे ही गुप्ता के समय पे भी आपको गोल्ड कॉइन्स दिखेंगे। आपको संगम एज के समय पे मैंने आपको बताया, ये जो संगम पीरियड चल रहा था ना साउथ इंडिया के अंदर सर, ये संगम पीरियड में भी आपको गोल्ड कॉइन्स दिख जाते हैं। और ये संगम पीरियड में गोल्ड कॉइन्स दिखते हैं वो रोमन कॉइन्स है सर, है ना। तो रोमन एम्पायर के कॉइन्स आपको दिख जाएंगे। अब आप समझने की कोशिश करिए कि रोमन एम्पायर के कॉइन्स भारत में कैसे आ गए सर, ठीक है। तो बहुत सारे रोमन खिलाड़ी, रोमन एम्पायर के जो मैं कहूंगा कि व्यापारी थे, यहाँ पे रूल कर रहे थे सर, ठीक है ना। तो द रोमन एम्पायर एक्चुअली यूज टू ट्रेड विथ इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड सर, है ना। तो मॉरियस और पोस्ट मॉडर्न तक आते आते वी गेट एविडेंसेस दैट द रोमन्स यूज टू ट्रेड विथ इंडिया। और यहाँ पे आपको पुहार करके पोर्ट मैंने आपको बताया सर, है ना। ये पुहार जो था जिसे हम लोग कावेरी पट्टनम के रूप में पहचानते हैं, कावेरी पट्टनम सर, ठीक है। ये जो पोर्ट है यहाँ पे हमको बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड कॉइन्स दिखे हैं जो रोमन एम्पायर के साथ रिलेट हो रहे हैं सर, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ इंडिया वाज अ क्रेडल ऑफ द एंशिएंट ट्रेड एंड कॉमर्स, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से व्यापार होता था, टेक्सटाइल का व्यापार होता था, कॉटन का व्यापार हो रहा है सर, ठीक है। इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको कॉटन दिखेगा। और ये मिडिवल मॉडर्न पीरियड तक दिखता है। जब से ब्रिटिश ने पॉलिटिकल पावर गेन किया उसके बाद भारत के अंदर से जो व्यापारिक परिस्थिति है वो बदलती है, वरना इसके पहले तो इंडिया वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड कंट्रोलर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो दुनिया की जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की प्रासंगिकता और बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको यहाँ से दिख जाएगी। खैर अब होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग सर, ठीक है। भारतीय शासकों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने, जो भी रूलर्स थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, राजा थे, उन सब ने कॉइन्स और बेसिकली व्यापार को बढ़ाने के लिए काफ़ी डेवलपमेंट किया। और इन्हीं बेसिस के ऊपर से इंडिया के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं सर, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड एक्चुअली एंड in the pre-Gupta period we do find large scale development of the economic activities, है ना। अब इसमें आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है द मलाबार कोस्ट का सर, ठीक है। और विदेशी बहुत बड़ी मात्रा में आए थे, उसके एविडेंसेस भी हमको मिल रहे हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट द फॉरेन ट्रेड वॉज टेकिंग प्लेस विथ मल्टीपल पीपल, उसके हमको एविडेंसेस कहाँ पे मिले हैं सर, ठीक है। सो we find the foreign trade were taking place with multiple people and multiple dynasties। इसके एविडेंस एक तो गोल्ड कॉइन्स के रूप में मिलेंगे और हमको लिटरेचर दिखेगा सर, है ना। तो हमको एक लिटरेचर दिखता है, वी फाइंड अ बुक एंड दिस बुक वाज एक्चुअली एक लिटरेचर दिखेगा, विल फाइंड बुक और अ लिटरेचर विच वाज रिटन बाय अ ग्रीक ऑथर सर, है ना। अब खासियत ये है कि उसका नाम नहीं पता है सर, है ना। ये बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, नाम याद रखेगा, पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी और एरिथेरियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी और एथेरियन सी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड यहाँ पे दिखा देता हूं मैं आपको कि यू विल फाइंड अ बुक कॉल्ड एज द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी और द एथेरियन सी। ये जो किताब है ये इनफैक्ट है ना एक अननोन ग्रीक सेलर के द्वारा कंपाइल की गई थी समवेयर इन द 1st सेंचुरी सी, पहली शताब्दी के अंदर सर, ठीक है। ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी है ये इंडिया में खास करके पोस्ट मॉरियन पीरियड में 200 बीसी से लेके कौन सा पीरियड, 300 सी तक का पीरियड, मैं आपको टाइमलाइन इम्प्रिंट करा के जाऊंगा। मेरे क्लासेस हर रोज देखोगे ना, एक से एक आधे से मैं आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो टाइमलाइन में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये साल में क्या हुआ, फलाने में क्या हुआ, 4th सेंचुरी में क्या हुआ, 4th मिलेनियम में क्या हुआ। आधे बच्चों को तो ये समझ में नहीं आता कि 4th मिलेनियम और 4th सेंचुरी के बीच में डिफरेंस क्या है ना। 4th मिलेनियम होता है 4000, समझे कि नहीं समझे, मिलेनियम मतलब 1000 ईयर हो गया सर, ठीक है। और सेंचुरी मतलब 100 ईयर चलेगा सर। तो जब मैं 4th सेंचुरी कहता हूँ तो आई बी टॉकिंग अबाउट 400, समझे कि नहीं समझे। 300 से लेके 400 का पीरियड है, दैट इज नोन एज द 4th सेंचुरी। और जब मैं कह रहा हूं कि मिलेनियम 4th मिलेनियम में हुआ तो दैट विल बी 4000, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा। खैर तो मैं टाइमलाइन की बात कर रहा था। तो हमको एक किताब मिली है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी विच वॉज रिटन बाय अ ग्रीक ऑथर और अ ग्रीक सेलर। उसका नाम अननोन है, अच्छी बात है। उन्होंने यहाँ पे भारत में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था उसकी जानकारी दी है। और उन्होंने इंडिया के पोर्ट्स के बारे में बताया, पोर्ट्स कि भाई प्राचीन भारत में हम लोग यहाँ पे आते थे और हम लोग को किस तरह से व्यापार को करना पड़ता था, हमारी व्यापारिक परिस्थिति कैसी हुआ करती थी, ये व्यापारिक परिस्थिति में हम लोग को किन किन प्रकार के हिंड्रेंसेस फेस ऑन हो रहे थे,
हमारी जो 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 नेविगेशनल स्किल्स थी उसको भी उन्होंने बताया। अब क्या लिखते हैं, लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। दे सेंड लार्ज शिप टू द मार्केट टाउन्स ऑन द अकाउंट ऑफ ग्रेट क्वांटिटी एंड बल्क ऑफ पेपर एंड मालाबैथरून पॉसिबली सिनेमन प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन सर, ठीक है ना। तो ये इंडिया के बारे में लिखते हैं, ये लिखते हैं कि भाई भारत के अंदर हम लोग बड़ी मात्रा के अंदर बोट बेचते थे और हम लोग पेपर खरीदते थे सर, है ना। वी यूज्ड टू ब्रिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ पेपर सर, है ना। तो मूलतः से आप समझने की कोशिश करिए कि पेपर की बात की गई है आपको, पेपर को ही इसके लिए ब्लैक गोल्ड कहते हैं। याद रखिएगा कि क्योंकि हम लोग कहते थे कि अगर आपको पेपर चाहिए, हम लोग के मार्केट से अगर आपको पेपर चाहिए, आज के केरला से लेके जाते थे ये लोग, तो कोची वाले रीजन से लेके जाते थे, कोची, मुजिरी, फिर उस साइड पे चोला एम्पायर का पोर्ट हुआ करता था, पुहार, पुहार कावेरीपट्टनम के रूप में पहचानते हैं, कल मैंने आपको उसकी लोकेशन भी बताई थी सर, ठीक है। तो वहाँ की ये बात कर रहा है सर, ठीक है। एंड पॉसिबली एंड सिनेमन सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड सिनेमन यहाँ से चलता था, तेजपत्ता आपको सिनेमन, है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगता है सर, ठीक है। दे आर इम्पोर्टेड हियर इन द फर्स्ट प्लेस, है ना। तो ये इंडिया से इम्पोर्ट होते थे ग्रीस के अंदर और वेस्ट एशिया में। अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ कॉइन, टोपाज, antimony, a mineral used as coloring substance, coral, crude glass, copper, tin, lead, इन सब पॉइंट्स को ये बताते हैं और लिखते हैं कि these are exported सर, है ना, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब क्वांटिटी को ये बताते हैं कि यूरोप और भारत के बीच में व्यापार क्या हो रहा है। आगे लिखते हैं there is exported paper which produced in quantity is only in one region near the market. Besides this, there are exported great quantities of fine pearls, ivory, silk and cloth, ट्रांसपेरेंट स्टोन्स एंड ऑल काइंड ऑफ डायमंड्स, सफायर्स एंड द टॉर्टोइस शेल। इंडिया कितनी सारी चीजों का व्यापार कर रहा था सर, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ द बीड मेकिंग इंडस्ट्री यूजिंग द प्रीशियस एंड द सेमी प्रीशियस स्टोन हैज बीन फाउंड एट कोडुमल। कोडुमल के बारे में मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था। कोडुमल के अंदर एक्सकेवेशंस मिले हैं संगम एज के अंदर से। कोडुमल की इंपॉर्टेंस ये है कि वहाँ पे मेगालिथिक पीरियड के भी हमको एविडेंसेस दिखेंगे। मेगालिथिक पीरियड वो बेसिकली साउथ इंडिया के अंदर सबसे शुरुआत थी आयरन एज की और विलेज इकोनॉमीज का डेवलप करने की सर, ठीक है। सो यू विल फाइंड कि इट इज लाइकली दैट द लोकल ट्रेडर्स बॉट द स्टोन्स मेंशन्ड इन द पेरिप्लस फ्रॉम द साइट्स सच एज दिस एट द कोस्टल पोर्ट्स। मतलब ये है कि भारत के अंदर ये जो ग्रीक लोग आते थे, यूरोपियंस आते थे, रोमन्स आते थे, वो भारत के 3-4 समुद्र किनारे की बात करते हैं। इनफैक्ट ये जो किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, इसके अंतर के इसके अंदर इनफैक्ट जो ऑथर ने बताया है, उन्होंने ये बताया है कि हम रेड सी से निकल के भारत की तरफ आते थे। एरिथेरियन सी जो है ये जनरली रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के लिए ये शब्द यूज किया गया। सो द एरिया अराउंड द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी इज गिवन इन द एरिथेरियन सी, उसको एरिथेरियन सी से उन्होंने बताया है। और उन्होंने एक्सपीरियंसेस शेयर किया कि भारत से कितना सारा व्यापार होता था, पेपर का व्यापार होता था, सिनेमन का व्यापार होता था। फिर यू कैन इमेजिन कि यहाँ से बोला गया है कि कॉइन्स आपको दिख रहे हैं, टोपास दिख रहे हैं सर, ठीक है ना, कोरल्स दिख रहे हैं। इंडिया से कोरल्स का एक्सपोर्टिंग होता था तमिलनाडु के समुद्र किनारे से सर। कॉपर, टिन, लीड का एक्सपोर्ट हो रहा है सर, ठीक है ना। एंड देयर इज एक्सपोर्टेड पेपर विच इज प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी ओनली इन वन रीजन। तो भारत के अंदर पेपर की बहुत सारी प्रोडक्शन हो रही थी। ये दर्शाती है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से इतनी लार्ज स्केल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमारी लोकल डिमांड भी हम लोग प्रोक्यूर करते होंगे ना। अगर हम लोग लार्ज स्केल एक्सपोर्ट कर रहे थे मतलब ये है कि वी ऑल्सो हैड गुड लोकल प्रोडक्शन। क्योंकि अगर आप 100 किलो का पेपर उगा रहे हो, उसमें से हो सकता है कि 50 किलो का एक्सपोर्ट कर दो और 50 किलो यहाँ पे खाने के लिए रख दो सर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में पता चलता है। यहाँ आइवरी की बात की गई है सर, ठीक है ना, पर्ल्स की बात की गई है। यू कैन इमेजिन कि सिल्क का कपड़ा हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट किया करते थे। ट्रांसपेरेंट स्टोन्स की बात करें, डायमंड्स की बात करें, टॉर्टोइस शेल्स की बात कर रही है सर, ठीक है। भारत में बीड मेकिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी। बीड मेकिंग इंडस्ट्री हमने मन के बात बताए थे आपको, मोती बताए थे, पत्थर के अलग अलग प्रकार के बीड्स बनते थे, हड़प्पन्स भी बनाते थे चानूदरों के अंदर और लोथल के अंदर। वैसे ही यहाँ पे आपको तमिलनाडु के अंदर कोडुमनल करके जगह दिखेगी, पुहार करके जगह दिखेगी जिसकी इसने मेंशन की है सर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी प्रश्न पूछता है कि व्हाई डिड द ऑथर कंपाइल दिस लिस्ट। ऑथर ने ये लिस्ट को कंपाइल क्यों किया? क्योंकि ऑथर हक्का पक्का रह गया था। ऑथर को लग ही नहीं रहा था कि भारत से इतनी सारी चीजें आ सकती हैं। पर इंडियंस वर वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स एट दैट टाइम। Our economy was such that all these gold coins were actually drained towards India, sir. ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट दिखेगा। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है कि यूरोप से भारत की तरफ पैसा आ रहा था, यूरोप से, सेंट्रल एशिया से, वेस्ट एशिया से, इनफैक्ट मैं कहूँगा ईस्ट एशिया से, सब जगह से पैसा जो है, द गोल्ड वॉज एक्चुअली बीइंग ड्रेन टूवर्ड्स इंडिया। समझे कि नहीं समझे? एंड व्हेन द गोल्ड वाज बीइंग ड्रेन टू इंडिया, इसी के कारण बहुत लोगों की ध्यान में आ गया था भारत इन द एंशिएंट पीरियड ओनली
कि यार इंडिया गोल्ड कॉइन्स इतना लेके क्यों चला जाता है। हम कहते हैं कि भाई हम शौकीन लोग हैं, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की इतनी स्किल्स अवेलेबल है, हमारे पास उतनी मटेरियल अवेलेबिलिटी है, हम लोग एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो हम लोग ने उगा दिया सर, है ना, हमने ये करवा दिया, आप क्या कर पाओगे। अब इन बेसिस के ऊपर से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में व्यापार बढ़ा। इन द एंशिएंट पीरियड वी सी द ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड। ये ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरह से हमको देखने को मिलता है, वी फाइंड द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड एंड कॉमर्स के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिल रहा है, वी सी दी ओवरलैंड ट्रेड एंड कॉमर्स, जमीन के आधारित, एंड वी ऑल्सो फाइंड द कोस्टल ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसमें रिवराइन भी इंक्लूड कर सकते हैं कि नदियों का भी उपयोग किया गया। इनफैक्ट इसी के बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के लोगों के पास एंशिएंट पीरियड के अंदर बोट बिल्डिंग जो है या शिपिंग की जो पूरी की पूरी टेक्निक है उसकी जानकारी थी। एंड वी फाइंड लार्ज स्केल कॉइन्स विल बी कमिंग टू इंडिया, और इसी के कारण इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी गुप्ता पीरियड तक आते आते बहुत चलती है। यूरोपियंस बूम करते हैं। रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ ना, जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन सेकेंड सेंचुरी के बाद होता है, मतलब आज से करीबन 1800 साल पहले या 1900 साल पहले। और जब इस पीरियड के समय पे जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ रोमन ऑथर्स एंड देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ रोमन, आई वुड से, पीपल हु विल बी ब्लेमिंग इंडिया कि यार हमारे पतन के पीछे भारत का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों? क्योंकि भारत हमसे सोना लेके जाता है। भारत के लोग हमसे सोना खरीदते हैं, हम उनको सोना नहीं देते तब तक वो हमारी चीज़ों को स्वीकारते नहीं है सर, ठीक है। और हमको उनसे कोई भी चीज़ से तो सबसे पहले लोग गोल्ड मांगते हैं सर, ठीक है। तो इंडिया वॉज एक्चुअली अ प्लेस वेयर लार्ज स्केल गोल्ड कॉइन्स केम इनटू द पिक्चर एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन एंशिएंट इंडिया, इंडो ग्रीक्स, कुषाण टिल द गुप्ता डायनेस्टी विल सी गोल्ड कॉइन्स वर इशूड इन लार्ज नंबर्स। समझे कि नहीं समझे? गोल्ड कॉइन्स हम कहते हैं सोने की चिड़िया थी भारत, क्योंकि भारत में ट्रेडिशनली सोना लिमिटेड जगह पे मिलता था। सोना कहाँ मिलता है? सुवर्णगिरी, अशोक का कैपिटल था पुराना, कोलार, हाँ आज की तारीख में जैसे कोलार कहते हैं ना, कोलार गोल्ड माइंस, वही तो सुवर्णगिरी था। तो वहां पे आपको सोना मिलता है, बाकी सब जगह पे ट्रेडिशनली बहुत कम जगह पे मिलता है। प्लेसर डिपॉजिट्स मिलती है मेघालय के अंदर। तो सोना आता कहाँ से था? सोना तो बाहर से आता था। कब आता था? जब ये अर्बनाइजेशन हुआ, यहाँ पे व्यापारिक चीजें बढ़ती है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपांड हुआ, तो गोल्ड की खपत, गोल्ड की यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको देखने को मिलेगा कि डेवलपमेंट हुआ एंड दिस अल्टीमेटली बिकेम इन फेवर फॉर द इंडियंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरी कहानी आपको ये चैप्टर के अंदर से दिखेगी। ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है और कॉइन्स के इशू किए गए, और इसी के कारण ये जो टॉपिक आप देखोगे ना, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा इसके बाद एक ही चीज़ आएगी, वो है आपके कॉइन्स एंड द किंग्स, है ना। तो आप ये चैप्टर को इंटरकनेक्ट करके पढ़िए सर, है ना। ये चैप्टर एक्चुअली इंटरकनेक्शन वाला टॉपिक है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़ता है तो राजाओं ने सिक्के इशू करना शुरू कर दिए। ये कॉइन्स कैसे इशू करते हैं, कॉइन्स के पीछे के लॉजिक क्या थे और कॉइन्स की वैरायटी क्या थी, उसके ऊपर मैं आऊँगा। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मुझे पता नहीं आप लोग ये सेशन को कैसे देख रहे हो, बट NCERT आर एक्चुअली जेम ऑफ बुक्स इफ़ यू नो हाउ टू रीड देम एंड हाउ टू अंडरस्टैंड देम। मैं टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैं टाइम लगा रहा हूँ सर, बट आप खाली लॉजिक से सोचिएगा कि ये एक दो पैराग्राफ के अंदर अगर एक टीचर, आपका एक मित्र, बड़े भाई के समान मुझे गिन सकते हो, आपका एक एल्डर ब्रदर आपको गाइड कर रहा है कि देखो पढ़ना है तो ऐसे पढ़ो, और यही अप्रोच ठीक रहेगा। हम कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे ही नहीं रहे, हम हर एक चीज सब्जेक्टिव वे के अंदर देखेंगे। हिस्ट्री में तो ईच एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग रिटन इज सब्जेक्टिव, और उसको चेक किया जा सकता है क्या सही है क्या गलत है। मैंने अभी आपको कोडुमल के बारे में बताया, NCERT के अंदर मैपिंग दिख रहा है आपको, पूछ देगा भाई ये कोडुमल क्या था, कि इट वॉज अ बीड मेकिंग इंडस्ट्री इन द संगम पीरियड। याद रखिएगा, बीड मेकिंग इंडस्ट्री इन द संगम एज। संगम एज हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, हाँ 3-4 क्लासेस पहले मैंने आपको चोला चेरो और पंड्यास के बारे में बताया था। सोपारा, बृहकच्छ, पुहार, दिस आर आर पोर्ट्स। पुहार में तो आपको रोमन कॉइन्स बड़ी मात्रा में मिले, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड। इतना होड़ के अंदर मिला है, मतलब संख्या के अंदर मिले। तो अब देखिए, यू ट्राई टू सी कि किसका क्या सिग्निफिकेंस रहता है, इनका क्या प्रासंगिकता रहता है सर। गेटिंग माय पॉइंट? ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी तो वहां तक कहता है, आप देखोगे ना, ये पेरिप्लस नाम की जो किताब बताई मैंने, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। 6th क्लास की NCERT में आप देखोगे ना, स्टैंडर्ड 6 की NCERT में
उसमें ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी के अंदर लिखा गया है कि हम लोग जब गुजरात की तरफ आते थे, सुनिए मेरी बात, वो लिखता है कि जब हम लोग बोट लेके भारत की तरफ आते थे और बोट जब अंदर की तरफ आती थी गल्फ ऑफ खंभात में और हमको जाना था भरूच की तरफ, ब्रिगा कच्छ का मतलब है भरूच, आज का मॉडर्न डे, या अपनी किताब में उन्होंने बैरी गाजा लिखा है, ही हैज रिटन बैरी गाजा और भरूच बोथ आर सेम ओनली सर, ब्रिगा कच्छ अलग अलग नाम से आपको दिखेगा। वो कहते हैं कि यहां से अंदर की तरफ जाने में हमको डर लगता था, नेविगेशन का प्रॉब्लम होता था। क्यों नेविगेशन का प्रॉब्लम होता था? क्योंकि ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है ना, गल्फ ऑफ खंबात, दिस इज द रीजन ऑफ गल्फ ऑफ खंबात, ये गल्फ ऑफ खंबात में अंदर लेके जाना बोट बहुत कठिन थी, है ना, टच हो जाती थी। अभी सुएज कैनाल में आपने देखा होगा क्या हो गया। वो कहता है कि हमारे जो सेलर्स थे वो यहाँ पे आके रुक जाते थे, वी यूज्ड टू स्टे ओवर हियर। फिर यहाँ से एक लोकल बंदा आता था, बोट के ऊपर बैठता था और हमको अंदर लेके जाता था। यू विल फाइंड कि इंडियंस वर एक्सपर्ट इन नेविगेशन, वी न्यू द डेप्थ ऑफ द चैनल, we knew how to navigate in a shallow waters, we knew the geographical terrain of this region ke any foreign boats that is coming into India has to take help of the Indian navigators and the Indian pilots। उस समय के दौरान इंडिया के पास बहुत अद्भुत पायलट्स थे। हाँ, पर्सन हु गाइड इज नोन एज पायलट, समझे कि नहीं समझे? जो बंदा गाइडेंस का काम करता है, दिशा दिखाने का, उसको पायलट कहते हैं। तो वो चाहे विमान हो गया, वो चाहे बोट हो गया, समझे कि नहीं समझे? सेलर कैप्टन के रूप में शब्द ही है ना, कैप्टन जो लीड करता है। ये पायलट थे जो अंदर लेके जाते थे। ये किसने लिखा है? पेरिप्लस ने लिखा है। कौन सी पेरिप्लस? जिसने ये पैराग्राफ डाला था एरिथेरियन सी के ऊपर से, ठीक है ना। ये बताया ना मैंने, मलाबार पोस्ट, ये मुजीरिस की बात कर रहा है एक्चुअली। ये मलाबार पोस्ट में आपका एक पोर्ट है मुजीरिस, ये केरला के अंदर है, वेरी फेमस पोर्ट है ना, ये उसी की बात कर रहा है। इसमें लिखा नहीं है मुजीरिस, पर मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे पोर्ट्स है, ऐसे बहुत सारी लोकेशंस है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं मुझे आपके साथ। मैं गलत नहीं कहूँगा, इवन आई वॉन्ट टू टॉक एंड इंटरेक्ट विथ यू, विथ माई स्टूडेंट्स, है ना, मन भर के बातें करनी है। बट उसके लिए यहाँ यूट्यूब के ऊपर मेरी लिमिटेशन हो जाएगी कि एनसीईआरटी का फाउंडेशन बना के जब आगे एडवांस में जाना है, तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप मेरे लाइव कोर्सेज के अंदर आइए। बेस्ट पार्ट है, मैं आपको कहूँगा, लाइव कोर्सेज, डेडिकेटेड टाइम स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी हो पाएगी। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन PN लाइव। उसमें आंसर राइटिंग भी आ जाता है, प्रीवियस के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, मॉक क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर वन अम्ब्रेला। हर एक चीज मैं आपको एक छतरी के अंदर कवर करके दूंगा। आप मतलब, है ना, हिस्ट्री को लेके आप इतना निश्चिंत हो जाओगे, आपको लगेगा कि सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैं आपको कल बच्चों की टेस्टिमोनियल्स बताऊंगा, ऐसे आपको काफी लोगों को विश्वास नहीं आता होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, you will get the update ki what I teach and how I teach and what is the quality of teaching that I give on the Plus platform. Even on YouTube I make sure कि मैं आपके साथ one of the finest specimens, या मैं कह सकता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ। फिर से मैं आपको वेलकम करूँगा कि हमारे लाइव क्लासेस के अंदर आइए, प्लस के अंदर जुड़िए। आप जो चीज़ 2-2.5 साल के अंदर बाहर करोगे, उसको हम लोग 6 महीने 1 साल के अंदर कवर कराएंगे। UPSC की तैयारी बहुत वास्ट है। वॉट टू रीड इज इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा वॉट नॉट टू रीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Rather than reading 10 books for one time, read 1 book for 10 टाइम। बहुत मैटर करती है दोस्तों। और लिमिटेड सोर्सेज के साथ, हमारी एक्सक्लूसिव नोट्स को साथ आप जब तैयारी करोगे ना, तो कुछ बाकी नहीं रहेगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी हो पाएगी। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अभी ऑफर अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन की, मैंने आपको अभी भी बताया और इनफैक्ट फिर से बता रहा हूँ सर। 45% डिस्काउंट इज अवेलेबल विथ टेस्ट सीरीज ऑफ ऑप्शनल, टेस्ट सीरीज ऑफ मेन्स एंड टेस्ट सीरीज ऑफ प्रीलिम्स, जिसके लिए आप अलग से पैसा देते हो बाहर। ऑप्शनल मैं कराऊंगा हिस्ट्री, या आपका कोई और ऑप्शनल है तो भी ले सकते हो। यू कैन टेक पॉल साइंस ऑप्शनल एज वेल, वी हैव गॉट फाइनेस्ट टीचर्स। यू कैन टेक एनी ऑप्शनल, मल्टीपल ऑप्शनल टीचर्स अवेलेबल, इकोनॉमिक ऑप्शनल, पबेड ऑप्शनल, फिलोसफी ऑप्शनल सर, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल, सबके टीचर्स अवेलेबल है हमारे पास, एजुकेटर्स। और बेस्ट पार्ट यही है कि आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, और ये कोड को यूज करिए। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है 10% ऑफ मिल जाएगा। UPSC का लीजिएगा तो मेरे साथ आइएगा सर, और तैयारी करनी है तो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलिए कि PN लाइव जुड़िए और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।